नमस्कार दोस्तों, साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं और जब ये इंडियन आर्मी को पता चलता है तो इंडियन आर्मी अपनी पेट्रोलिंग टीम को यानी अपनी जांच टीम को आदेश देती है, हायर करती है जांच करने के लिए। जांच टीम को ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक वेल प्लान अटैक करने के लिए एक प्लान। जब ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पता चलता है तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस बड़ी ही बहादुरी के साथ रिटेलिएट करती हैं। जब ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पता चलता है पाकिस्तान के इस हरकत के बारे में कि कुछ डिगिंग जैसी वहाँ पे बंकर्स की डिगिंग की जा रही है, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस कई तरीके के ऑपरेशंस चलाती है, जिसके बाद से देखते ही देखते कि बहुत ही बड़े वॉर के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसे आज हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वॉर एक ऐसी इमोशनल वॉर रही है दोस्तों कि जहाँ पे ऐसा एक इस लेफ्टिनेंट की स्टोरी बहुत ही वायरल हुई थी कि एक माँ का ऐसा बेटा और वो लेफ्टिनेंट के पद पे गया हुआ था कारगिल वॉर के लिए। एक ऐसा बच्चा जो कि जिसने किताबों में पढ़ा हुआ था कि किस तरीके की लड़ाई होती है सेना के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए सामने लड़ाई होते हुए आ जाना, सामने वो सारी चीज़ें, उसकी एक ऐसी निर्मम हत्या की गई थी कि उसकी आंखें निकाल ली गई थी। एक ऐसा लड़का जो अपनी 1 महीने की सैलरी तक अपनी माँ को ना दे पाया हो, उसकी इतनी निर्मम हत्या की गई थी, उसकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई थी उनके माँ बाप को। उनकी आँखें निकाल ली गई थी, उनके बोरे में पैक करके फेंक दिया गया था, उनकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई थी। ताजुब की बात यह है दोस्तों कि जब वॉर शुरू हुई थी 19 मई से इस वॉर की शुरुआत मानी जाती है, उससे 3 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, वो एक बस यात्रा किए हुए थे दिल्ली से लाहौर के लिए। जब वो वहाँ पे गए हुए थे तो बड़ी ही गर्म जोशी के साथ 21 तोपों के सलामी के साथ उनका स्वागत किया गया। लेकिन किसी भी भारतीय को ये शायद मालूम नहीं था कि वो जो 21 तोपों की सलामी हमारे सम्मान के लिए दी जा रही है, वही हमारे देश के इंडियन आर्मी के नौजवानों के सीने पे जाकर के लड़ेगी। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्या था थल सेना का ऑपरेशन विजय, और नौसेना का ऑपरेशन तलवार और वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों कुछ यहाँ से। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों के अंदर छोटे मोटे गांवों में पशुपालन जैसे कार्य किए जाते हैं। बटालिक रीजन के कारगिल सेक्टर में भी तासी नाम ग्याल करके एक छोटे मोटे लोकल शेफर्ड थे। उन्होंने अपनी याक खो दी थी बेसिकली। उस दिन अपने दोस्त के साथ वो याक को खोजने के लिए गए थे दूरबीन लेकर। दूरबीन से उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर किस तरीके से कुछ आदमी बंदूक ताने हुए खड़े हुए हैं और वो बंकर्स की डिगिंग कर रहे हैं। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर तोड़ रहा था, परा भग रहा था। ये बात उनको हजम नहीं हुई और वो अपने नियरेस्ट इंडियन आर्मी पोस्ट के अंदर जाकर के इन्फॉर्म करते हैं। थैंकफुली इंडियन आर्मी अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को हायर करती है जांच करने के लिए और बाद में पता चलता है कि कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था पाकिस्तान के द्वारा। अब इंट्रूजन्स को रिपोर्ट किया गया था दोस्तों कास्कर, मॉस्को और द्रास के सेक्टर्स में, लेकिन इनका क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो एम था वो था NH1 नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करना, क्योंकि अगर ये ऐसा कर देते तो ये डायरेक्ट कट ऑफ कर देते कश्मीर को और लद्दाख को। तो इस कारण से ये NH1 को ब्लॉक करना चाहते थे। इनका जो इन्होंने जिस ऑपरेशन को जो नाम दिया था पाकिस्तानियों ने, ऑपरेशन दिया गया था ऑपरेशन अल बद्र नाम दिया गया था। लेकिन अब अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डायरेक्ट ब्रीच था शिमला एग्रीमेंट का, जिसे साइन किया गया था फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और साइन किया गया था फॉर्मर पाकिस्तानी। इस शिमला एग्रीमेंट में बता LOC को वायलेंट नहीं करना है और अगर कभी भी LOC वायलेंट हो जाती है तो पीसफुल रिजोल्यूशंस निकाले जाएंगे थ्रू बायलैटरल अप्रोचेस। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब वॉर शुरू हुई थी उससे 3 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हुए थे लाहौर। उन्होंने लाहौर एग्रीमेंट से साइन किया हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच एक अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने लाहौर एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। लेकिन इस वॉर के कारण 3 महीने बाद वॉर शुरू हो गई थी। इससे ये तो साफ क्लियर है दोस्तों कि कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तान में था जो इस पीसफुल रिजोल्यूशंस के सख्त अगेंस्ट था। लेकिन एनीवेज भारत ने भी अपने आप को रिटेलिएट करने के लिए काउंटर अटैक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, जिसके हज़ारों इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मोबिलाइज किया गया था कारगिल सेक्टर के अंदर
और उस टाइम के चीफ ऑफ जनरल थे इंडिया के जनरल वेद प्रकाश। एयर फोर्सेस ने भी काफ़ी क्रूशियल रोल निभाया था कारगिल वॉर के अंदर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी किसी वॉर के अंदर एयर फोर्सेस बीच में आ जाती हैं तो एक ऑल ओवर वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है। एयर फोर्सेस ने भी अपने ऑपरेशन का नाम दिया हुआ था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और बड़ा ही क्रूशियल रोल निभाया गया था इनके एयर फोर्सेस के द्वारा। एयर फोर्सेस सोल्जर्स का तो ये भी कहना था कि हम डायरेक्ट LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान के उन सेक्टर्स पे अटैक करेंगे जहाँ पे उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं और अपनी इम्यूनिटीज़ वगैरह, राशन वगैरह सारे सामान को सप्लाई कर रहे हैं, हथियार वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन किस तरीके से चीफ मार्शल यशवंत तिप्पनिस ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिसके सख्त अगेंस्ट थे, इसका एक बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि जब कभी भी किसी दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं, जैसे अगर करंट में हम यूक्रेन और रसिया का उदाहरण ले लें, तो यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल होता है दोनों देशों को बता पाना कि ये सही है गलत है, क्योंकि दोनों के पास ही बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ऐसे ही हुआ था 1999 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बता पाना बड़ा मुश्किल था कि कौन यहाँ पे सही है कौन यहाँ पे गलत है। लेकिन LOC को ना पार करने से ये एक बड़ी हमारे पास एडवांटेज मिल गई कि हम कह सकते थे कि पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे LOC के इस पार आ गए हैं, जिसके कारण से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशंस चला रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि G8 कंट्रीज़ ने, एशियाई रीजनल फोरम्स ने, यूरोपीय कंट्री, US स्टेट्स ने, इन सारे देशों ने भारत को सपोर्ट किया कारगिल वॉर में। यहाँ तक कि US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो अपने सोल्जर्स को कारगिल सेक्टर से वहाँ पीछे ले ले। लेकिन एक बड़ा एडवांटेज मिला हुआ था पाकिस्तान को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जब कोई ऊपर होता है तो उसको छुपने का स्थान भी मिल गया और वो आसानी से निशाना लगा करके किसी नीचे वाले हल्के से भी मूवमेंट्स को देख सकते हैं और निशाना लगा कर उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सारी की सारी लड़ाई हुई थी ये द्रास के सेक्टर्स में ही हुई थी। देखिए जो कारगिल बोलते हैं ना, ये कारगिल एक पूरा ज़िला है और उसमें कई सारे सेक्टर्स आते हैं, कास्कर, मॉस्को और द्रास। ये छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे ये द्रास के सेक्टर में अक्सर तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। और बैटल ऑफ टोरोलिंग एक ऐसी पहाड़ी थी जहाँ से लड़ाई का रुख बदल गया और यहाँ चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल था और इसको रिकैप्चर करना बहुत ही टास्किंग था। लेकिन इसके बाद भी कैप्टन अजीत ने इसकी चढ़ाई करने की कोशिश की और कैप्टन अजीत ने बताया कि किस तरीके से उन्हें अक्सर 2 किलो का इम्यूनिटी प्रोडक्ट या कि राशन का सामान है कि 2 किलो बुलेट्स, तो उन्होंने बुलेट्स को चूज़ किया और उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक वो सिगरेट के सहारे रहे थे। उन्होंने बताया कि बैटल्स ऑफ टोरोलिंग पे चढ़ाई करना इतना कठिन था क्योंकि अगर हम वो दिन के समय पे चलते तो छोटी सी छोटी मूवमेंट्स भी ऊपर बैठे ट्रूडर्स देख लिया करते थे, जिसके कारण से वो फायरिंग शुरू कर देते थे। इसलिए रात के समय मूवमेंट्स किया करते थे वो लोग। बहुत ही मुश्किल था। ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए ये एस्टिमेट किया गया कि एक फिट सोल्जर 11 घंटे के अंदर ये चढ़ाई कर पाएगा। इसके बाद मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे उस पहाड़ी को चढ़ने के लिए। लेकिन जब वो ऊपर से टॉप से 15 मीटर की दूरी पर थे तो वो ट्रूडर से उन्होंने देख लिया और फायरिंग की, जिसके कारण से मेजर राजेश अधिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन फाइनली विवेक गुप्ता ने भी एक कंपनी को लीड किया और इसके बाद उन्होंने इवेंचुअली सक्सेस पाली इन सब में। लेकिन विवेक गुप्ता के साथ में 6 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। अब बैटल्स ऑफ टोरोलिंग को सर करने के बाद बैटल्स ऑफ टोरोलिंग से नॉर्थ में लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर एक 0.5140 करके एक पहाड़ी थी। वहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ थी उनको अलग अलग नाम दिया गया था, ऐसे ही 0.5140 थी। अब 1.6 किलोमीटर की दूरी पर 10 अलग अलग हाई ग्राउंड थे जिन्हें हम्प्स कहा जाता था। अब इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने इनको आसानी से सारे को सर कर दिया और ये पहुंच गए 0.5140 के बेस पे, जिसे नौकी हम्प्स कहा जाता था। अब 0.5140 को सर करने के लिए टास्क दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव कुमार जोशी को। इसके बाद से उन्होंने 2 अलग अलग कंपनियां बनाई, जिन कंपनी के अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और दूसरे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर शेरशाह मूवी आई है। इनका कोड नेम था शेरशाह मूवी। जब ये दोनों कंपनी चढ़ाई करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस से बनी हुई थी तो इनको कहा गया था कि सक्सेस सिग्नल चूज़ करें। तो विक्रम बत्रा ने चूज़ किया था ये दिल मांगे मोर और विवेक जामवाल ने चूज़ किया था ओ या। तो अब 20 जून के अर्ली आवर्स में इन्होंने चढ़ाई शुरू की और 20 जून को इन्होंने इवेंचुअली सक्सेस पा ली, 0.5140 को सर कर लिया। इसके बाद इनकी
कैप्टन विक्रम बत्रा की पोस्टिंग कर दी गई, कैप्टन बना दिया गया इनको। इसके बाद से इनको सर करना था टाइगर हिल को, और टाइगर हिल को सर करना बहुत ही मुश्किल था। 1000 फीट की दूरी पर इसके पीछे से वो हुआ करता था। तो अब 22 सोल्जर्स के ग्रुप ने एक चढ़ाई करनी शुरू की, जिसमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिन्होंने 480 फीट की ऊंचाई पर चले गए थे। ऊपर से लगभग कुछ ही फीट के नीचे में थे, जिसके बाद ट्रूडर्स को पता चल गया और वो फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी इतने भयानक जोश के साथ आक्रामकता दिखाई और उन्होंने उनके बंकर्स को फतेह हासिल कर ली। उन सोल्जर्स ने भी देखा उनके इस बात को, इस कारण से वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गए और वो टाइगर हिल को सर कर गए। एक पहाड़ी थी, उनको सर किया गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय पे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको उनको कर दिया, ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय वॉर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि मैंने कारगिल विजय दिवस पर वीडियो बनाई। अब इसके बाद वहाँ के जो चीफ जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान में और अपने ओवरटेक कर लिया पाकिस्तान को अपने अंडर में। बाद में पता चला दोस्तों कि ये जो पूरी स्कीम थी, ये पूरी स्ट्रेटजी थी, इन्होंने ही बनाई हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ थे, इनको इन्हीं के देश पे फांसी कर दी गई। अपने ही राष्ट्रपति का तख्ता बदल के और खुद वहाँ पे बैठ गए थे, वहाँ पे कुर्सी पे। तो ये सारा जो कारगिल वॉर का ये जो पूरा प्लान था, ये परवेज़ मुशर्रफ ने ही बनाया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने देश के हम सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर्स का हमें दिल से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कारगिल वॉर के अंदर पता नहीं कितने नौजवान इंजर्ड हुए होंगे और कितने देश के जवान शहीद हुए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए